हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ARM फिल्म को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को अपनी पोती को एक कहानी सुनाते हुए देखते हैं जो कि उसके गांव हरिपुरम की है। और वह बताती है कि कुछ समय पहले हमारे गांव में आसमान से एक सुनहरा पत्थर आकर गिरा था। उस पत्थर ने बहुत सारे जंगल जला दिए थे और वह देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। और जब कुछ विद्वान आए तो उन्होंने बताया कि इस पत्थर से पूरे संसार की रक्षा होगी। फिर हरिपुरम के राजा आते हैं और कुछ लोहारों को बुलाकर उस पत्थर से एक मूर्ति बनवाते हैं। और मूर्ति बनाते समय वो उसमें कुछ दिव्य धातु भी डलवाते हैं और वह कहते हैं कि इस मूर्ति से पूरे संसार का भला होगा। और फिर राजा वह मूर्ति हरिपुरम से अपने राज्य में लेकर चले जाते हैं। देखते ही देखते राज्य बहुत अच्छे से फलने फूलने लगा था और वहां पर व्यापार वगैरह भी अच्छा होने लगा था। और फिर वह बूढ़ी औरत बताती है कि वह पत्थर हमारे हरिपुरम का था। और फिर उस राज्य में कुछ समय बाद एक हमला होता है और वो हमला करने वाले समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने पूरे तट पर कब्जा कर लिया था। और उन्होंने राजा के साले को भी बंदी बना लिया था क्योंकि राजा साला उनके पास सुलह करने की बात करने गया था। उन समुद्री लुटेरों से काफी सारे राजा डरे हुए थे। फिर राजा का एक सलाहकार उन्हें बताता है कि हरिपुरा गांव में उनका एक रक्षक है जिसे कलरपिट्टू फाइट में बहुत ही महारत हासिल है। फिर वो रक्षक आते हैं और उन सब बंदियों को मुक्त करवा देते हैं और वो आखिर में उन समुद्री लुटेरों को हरा देते हैं। और वो उन सब लोगों को इसलिए हरा पाई क्योंकि उनको कलरपिट्टू में महारत हासिल थी। फिर राजा उनको और उनके दोस्तों को खाने पर बुलाता है और उनको कुछ मांगने के लिए कहता है। और फिर वो कहते हैं कि आप हमारे राजा हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे गांव की जो अमानत आपके पास है वो हमें वापस दे दीजिए, हम उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। पहले तो राजा सोचता है कि वो समुद्री लुटेरे भी तो राज्य को लूटने ही वाले थे, लेकिन फिर वह कुछ देर सोचकर वह मूर्ति उन्हें दे देता है जो कि आसमान से है, उस पत्थर से बनी थी। और वह मूर्ति वापस हरिपुरम में आ जाती है और फिर पूरे गांव के लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहां पर एक मंदिर बनाकर उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर देते हैं। पहले तो राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद पूरे गांव में एक महामारी फैल गई। सब लोग मर रहे थे और कोई अपनों के पास तक नहीं जा रहा था और ना ही कोई किसी की चिता को आग दे रहा था। फिर वह बूढ़ी औरत बताती है कि हमारे परम पिता की एक प्रेमिका हुआ करती थी, उन्हें भी यह महामारी लग गई थी और सब गाँव वालों ने मना किया कि वह उनके पास न जाए, लेकिन फिर भी हमारे परम पिता उनको अपनी गोद में उठाकर जंगल में चले गए। उनका यह कहना था कि अगर भगवान ने हमें बीमारी दी है तो वही इसको ठीक करेंगे। फिर कुछ समय बाद उनकी प्रेमिका तो ठीक हो जाती है, लेकिन हमारे परम पिता को वह बीमारी जकड़ लेती है। लेकिन सब गांव वालों का यह कहना था कि परम पिता ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उनकी बीमारी को अपने शरीर में घर दे दिया। और फिर कुछ समय बाद राज्य से एक संदेश आता है उनके लिए जो कि एक गुप्तचर लेकर आता है। और उस संदेश में उनको यह भी बोला गया था कि तुम ये संदेश पढ़ने के बाद जला देना। और उनको महामारी ने बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था और उस संदेश पढ़ने के बाद वो बुरी तरह रोने लगे और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उनके जाने के बाद उनकी प्रेमिका बहुत रोती है और वह गांव छोड़कर चली जाती है। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और वह बच्ची कहती है कि नानी माँ, मैंने तो सुना था कि जब वह वहां से गई तो वह पेट से थी, लेकिन नानी इतना सुनकर वह उसको धमका देती है और कहती है कि तुम्हारी उम्र यह सब सुनने की नहीं है, लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। फिर वह कहती है कि नानी आप मुझे मनियम चोर की कहानी सुनाओ ना, जो कि बहुत शातिर था। फिर नानी उसको धमका कर चुप करा देती है और कहती है कि रात में उसका नाम नहीं लेते, वह बहुत मनहूस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हरिपुरम गाँव के लोग मरियम चोर से बहुत परेशान है क्योंकि वह हर घर से सोना चुराता है और वह बहुत ही अमीर है और वह इतना तेज है कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता। कोई भी उससे अकेला नहीं बीत सकता था, इसलिए सभी गांव वाले झुंड बनाकर उसे पकड़ने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब चोर मनियम आंकता है तो वह जमींदार की चेन और उसका सोने का दांत चुरा लेता है और कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। वह चोर एकदम उन गाँव के परमपिता की तरह दिखता था, लेकिन वह एक शातिर चोर था जिसका काम सिर्फ चोरी करना था और सब गाँव वाले उससे काफी परेशान थे। फिर वह बूढ़ी औरत उस बच्चे को बताती है कि अच्छा हुआ वह पकड़ा गया। फिर कुछ साल बीतने के बाद हम मनियम की बेटी के लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल मनियम के जैसा दिखता है। और वो बच्ची जो कहानी सुन रही थी वह भी बड़ी हो चुकी है और वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। मनियम की बेटी को और उसके बेटे को हमेशा से यह सुनने को मिलता है कि वह एक चोर के खानदान से हैं और उसकी प्रेमिका लक्ष्मी एक बड़े घर की लड़की होती है जिसकी फैमिली हमेशा से ही मनियम की फैमिली से नफरत करती आई है, लेकिन लक्ष्मी अजयन से बहुत प्यार करती है। मनियम ने एक बार लक्ष्मी के पिता को बहुत जोर से लकड़ी से मारा था और तब से उसका पिता मनियम की फैमिली से नफरत करता है। और लक्ष्मी के पिता हमेशा चाहते हैं कि माँ और बेटे को जेल में डलवा दिया जाए, लेकिन अजयन बहुत ही शरीफ आदमी है। वह एक रेडियो की शॉप में काम करता है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करके वह अपनी प्रेमिका लक्ष्मी से बात करता है। और अगर गांव में कहीं भी चोरी हो जाए तो सीधा अजयन की फैमिली पर शक किया जाता है। और मनियम की वाइफ यानी अजयन की नानी उसे हमेशा शातिर चोर बनने के बारे में बताती थी और बताती थी
कैसे तुम्हारे नाना एक शातिर चोर थे। वह हमेशा उसे मनियम की कहानियां सुनाती थी और बताती थी कि कैसे पूरा गाँव उनके नाना से डरता था। अजयन की माँ नहीं चाहती थी कि उसकी नानी की बातों का असर अजयन पर पड़े और अब अजयन की नानी को गुजरे काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अजयन अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। और लक्ष्मी कई बार जानबूझकर घर की लाइट खराब कर देती थी और अजयन इसी बहाने से उसके घर में लाइट ठीक करने आता था और वह ऐसे ही छोटे मोटे बहानों से मिलते रहते थे। लेकिन लक्ष्मी के पिता अजयन को हमेशा वही ताना देते रहते थे कि उसकी फैमिली ऐसी है, वह बार बार जानबूझकर लाइट को खराब करता है ताकि वह ज्यादा पैसे ऐंठ सके। लेकिन अजय कभी भी पलट कर उनकी बातों का जवाब नहीं देता और वह शांत रहता है। फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी घर से एक मोटर चोरी हो जाती है और पुलिस सीधा अजयन के पास जाती है और कहती है कि आखिरी बार तुम उनके घर बिजलियां काम करने गए थे तो तुम पर ही शक जाता है और वह उसे पुलिस थाने ले जाकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। ऐसा ही उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम गांव में चोरी करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वह इसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन अजयन को भी कलरे पिट्टू हुए कुछ दांव पेच आते हैं और वह 2 उंगली एसआई के पेट में मारता है और एसआई का शरीर काम करना बंद कर देता है। वह एसआई सिर्फ बोल पा रहा था और देख पा रहा था, लेकिन कुछ और हरकत नहीं कर पा रहा था। फिर अगले दिन उस थाने में एक नया पुलिस ऑफिसर आता है। फिर वह एसआई उस नए ऑफिसर को बताता है कि हमें इसी पर शक है। फिर वह नया ऑफिसर कहता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है, और अगर सबूत नहीं है तो आप शक के बिना पर किसी को ऐसे लाकर टॉर्चर नहीं कर सकते। फिर वे एजेंट को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कोई गलत काम करते भी हो तो उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे खानदान पर लगा दाग नहीं मिटेगा। वह ऑफिसर काफी अच्छा आदमी होता है। फिर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी आता है जो कि एजेंट के साथ बच्चों में पढ़ा करता था। वह अपने पिता से झगड़ा करके मंदिरों में तीर्थ के लिए चला गया था और आज वापस आया। सुरेश का बाप अजयन और सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और सुरेश भी अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर गांव में 2 लोग और आते हैं जो कि वसुदेव और उसके दोस्त होते हैं और वो राजा के वंशज होते हैं और वो सब लोग लक्ष्मी घर पर रुकते हैं क्योंकि लक्ष्मी पिता ने उन्हें कहा था कि आप बेशक राजा ना हो लेकिन राजा के वंशज तो हैं। सुदेश अपने दोस्तों के साथ गांव में इसलिए आया था ताकि वह कुलेरी पट्टू के कंपटीशन को रिकॉर्ड कर सके और साथ में वह महापूजा को भी रिकॉर्ड करने वाला था जो कि उस मूर्ति की होने वाली थी जो कि साल में सिर्फ एक ही बार खुलती है। जब अजयन लक्ष्मी से उसके घर मिलने गया था तो जब वह वापस लौट रहा था तो उसे दिखता है कि कोई चोरी कर रहा है। चोरी कोई और करता था और नाम हमेशा अजयन का आता था। फिर हम देखते हैं कि सुरेश एक दिन भाग के अजयन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी मंदिर के पास पहुंचो, वहां पर कोई चोरी कर रहा है। फिर अजयन वहां पहुंचकर देखता है कि मंदिर के ऊपर वाला दरवाजा खुला हुआ है, तो मतलब कोई ना कोई अंदर जाकर चोरी कर रहा है और 10 दिन बाद जब पूजा होती है तो मूर्ति गायब मिलती है। फिर सुदेश बताता है कि यह चोरी सुदेव ने की है और वह बताता है कि मैं इतने टाइम तक मंदिरों में नहीं भटक रहा था बल्कि मैं तेरा नाम लेकर चोरियां करता था और ऐसा ही मैं जी रहा था। फिर अजय उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और उसे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। फिर वह कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो शुरू से बदनाम है इसलिए तुम पर ही शक जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। और फिर अजयन कहता है कि मैं तो अपने खानदान से यह सब कलंक धोने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हो जबकि तुम मेरे दोस्त हो। फिर सुदेव उन दोनों के पास आकर उन्हें बताता है कि मंदिर से जो मूर्ति चोरी हुई है वह मैंने ही की है। और सुदेव कहता है कि मेरे पास वो वीडियो है जब तुम छत पर चढ़े थे और यह वीडियो काफी है तुम लोगों को चोर साबित करने के लिए। फिर अजयन उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर सुदेव कहता है कि तुम लोगों के पास जो मूर्ति है वह हमारे खानदान की है। फिर सुदेव के द्वारा हमें पता चलता है कि राजा ने उस पत्थर से 3 मूर्तियां बनवाई थी जिनमें से एक असली थी और 2 नकली थी और राजा ने परमपिता को जो मूर्ति दी थी वह नकली थी। और सुदेव बताता है कि तुम इतने सालों से नकली मूर्ति की पूजा कर रहे हो लेकिन हमारे राज्य से अब असली मूर्ति चोरी हो गई है। और सुदेव बताता है कि वह चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे नाना मनियम ही थे और तुम उनके वंशज हो तो वह मूर्ति तुम्हें ही वापस लाकर देनी होगी और फिर हम उस मूर्ति को लंदन में ले जाकर बेच देंगे और अगर तुमने 10 दिन में वह मूर्तियां मिलाकर नहीं दी तो हम वह वीडियो गाँव वालों को दिखा देंगे और गाँव वाले तुम्हें और तुम्हारी माँ को गाँव से निकाल देंगे और फिर तुम भी तुम्हारे नाना की तरह चोर कहलाओगे। फिर अजयन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता और फिर सुदेव कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास बस 10 दिन है। और अजयन घर चला जाता है लेकिन वह काफी परेशान है और अजयन अपनी माँ से पूछता है कि क्या कभी नाना ने आपको कोई मूर्ति के बारे में बताया था या दादी ने आपको कोई निशानी वगैरह दी थी। फिर अगले दिन सब गाँव वाले अजयन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे गाँव से जो कलर पिट्टी योद्धा था उसे दूसरे गाँव वालों ने बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया है और अब हमारे गाँव वालों की तरफ से कोई भी नहीं खेल रहा, तो हम चाहते हैं कि तुम कलर पिट्टी के योद्धा बनकर हमारे गाँव की तरफ से खेलो। और अजय इस बात के लिए मान जाता है लेकिन अजय ने एक शर्त रखता है कि उसकी माँ को मंदिर में घुसने दिया जाएगा जो कि आज तक नहीं घुसने दिया जाता था। फिर जब अजय कलर पिट्टी लड़ रहा था तो सुदेव उसे बार बार यही याद दिला रहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है मूर्ति को ढूंढने के लिए और तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का समय बचा हुआ है। और दूसरी तरफ गाँव में यह बात फैल गई थी कि अजय और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं और गाँव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। अजय को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह महापूजा के अगले दिन प्रोग्राम में माइक पर बोल देता है कि लक्ष्मी और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी पिता को बहुत गुस्सा आता है और वह लक्ष्मी को धमकाता है और उसे दूर भेजने की धमकी दे देता है। फिर हमें पुराने समय में ले जाकर मनियम को दिखाया जाता है जो कि एक शातिर चोर था और उसकी वाइफ यानी कि अजयन की नानी, उसका नाम माणिक्य था। माणिक्य और मनियम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और माणिक्य को जो भी चीज चाहिए
होती थी मनियम उसके लिए जरूर लाता था। सभी गांव वाले मनियम से बहुत परेशान थे और जब मनियम एक समय घर पर नहीं था तो कुछ दरोगा उसके घर जाते हैं और उसकी बीवी मानिक के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुझे कुछ हुआ तो मनियम जरूर आएगा। और फिर हम देखते हैं घर के अंदर एक गुप्त दरवाजा था जहाँ से मनियम निकल कर आता है और वो पुलिस वाले को बहुत पीटता है और सब गाँव वालों को कहता है कि तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, अगर मेरी बेटी और बीवी को कुछ हुआ तो मैं पूरे गाँव को खत्म कर दूंगा। फिर शाम को माणिक्य मनियम को बताती है कि मेरा होठ उस दरोगा ने काट लिया है जिसका बदला मुझे चाहिए। फिर मनियम को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं गांव वालों की सबसे प्यारी चीज उनसे चुरा लूंगा, जो कि है वह मूर्ति जो कि आसमान से आए उस पत्थर से बनी थी और जो कि परम पिता उस राज्य से लेकर आए थे। और ऐसा करके वह माणिक्य का बदला उनसे लेना चाहता था। फिर मनियम वह मूर्ति चुरा लाता है और अपने लोहार दोस्त को देकर बोलता है कि भाई इस मूर्ति को चमका दे, मुझे यह मूर्ति माणिक्य को देनी है। फिर वह लोहार दोस्त कहता है कि मेरे पूर्वजों ने ही आसमान से आए उस पत्थर से वह मूर्ति बनाई थी और मैं यह बता सकता हूँ कि यह मूर्ति उस पत्थर से नहीं बनी है बल्कि यह एक सामान्य पीतल से बनी हुई मूर्ति है। और वह कहता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे यह भी बताया था कि उस दिव्य ज्योति वाली मूर्ति के जैसी दो मूर्तियां और बनाई गई थी और वो दोनों नकली मूर्तियां भी राजा के पास ही थी। तो फिर मनियम कहता है कि मुझे अब सच सच पता चल गया है कि उस राजा ने हमारे परम पिता के साथ धोखा किया है। और मनियम कहता है कि उस राजा ने हमारे परम पिता को पीतल की मूर्ति दे दी और असली मूर्ति अपने ही राज्य में रख ली। और वह कहता है कि अब उस असली मूर्ति को मैं चुरा कर लाऊंगा और वह मूर्ति मैं गाँव वालों के लिए नहीं बल्कि अपनी माणिक्य के लिए लेकर आऊंगा। और जैसा ही अपनी कहानी में पहले बताया था कि परम पिता को एक लेटर आया था जिसको वह जलाने के लिए बोला गया था और उस लेटर में यही लिखा हुआ था कि आपके पास जो मूर्ति है वह असली नहीं बल्कि नकली है। फिर मनियम अपने लोहार दोस्त के साथ राज्य में घुस जाता है और अंधेरे में वह तहखाने की तरफ जाता है जहाँ पर हर रास्ते पे हर एक नई मुसीबत थी, लेकिन मनियम हर एक खतरे को पार कर लेता है। फिर वह मूर्ति के पास पहुंच जाता है और उसके मूर्ति को उठाते ही आसपास का पानी हवा में उड़ने लगता है। उस मूर्ति में जरूर कोई दिव्य शक्ति रही होगी और जब वह मूर्ति मणिक्कम के पास लेकर आता है तो मणिक्कम असली और नकली मूर्ति में पहचान नहीं कर पा रही थी। फिर मणिक्कम मनियम को कहती है कि तुम असली मूर्ति हमारे पास रखो और नकली मूर्ति वापस मंदिर में रखाओ, इसी से हमारा बदला पूरा होगा। फिर वह कहता है कि मैं इस मूर्ति को ऐसी जगह गाड़ूंगा जहाँ किसी को नहीं मिलेगी और मैं नकली मूर्ति मंदिर में शाम को रखाऊंगा। और जब वह शाम को नकली मूर्ति रखने जाता है तो वह दरोगा और गाँव वाले उसको एक जाल से पकड़ लेते हैं और जब वह भागने लगता है तो उसके पास गाँव वाले मूर्ति देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। फिर वह सीधा एक झरने के पास पहुंचता है। फिर गाँव वाले उसे डंडे और पत्थर मारते हैं लेकिन मनियम के पास तो नकली मूर्ति थी। फिर मनियम कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं इस मूर्ति को झरने में फेंक दूंगा। फिर गांव का जमींदार उसकी बीवी और बच्ची को उसके सामने ले आता है और मनियम वह नकली मूर्ति उनके सामने रख देता है और झरने में कूद जाता है। फिर गांव वाले उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर देते हैं और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है तो वहां पर मूर्ति नहीं थी और अजय ने वह मूर्ति ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे मूर्ति कहीं भी नहीं मिली। और अजय ये सब बताने के लिए लक्ष्मी के पास उसके घर पहुंचता है लेकिन लक्ष्मी घर पर नहीं थी। फिर जब वह वहां से निकलने लगता है तो लक्ष्मी पिता दरवाजा बंद कर देते और कहते कि तुम्ही ने सब गांव वालों के सामने माइक पे बोला था ना कि तुम और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं अब सब गांव वालों को बताऊंगा कि तुम्ही ने मूर्ति चोरी की है और तुम्ही ने सब कुछ किया है और अब तुम मेरे घर में घुसे हुए हो। फिर सभी गाँव वाले लक्ष्मी घर आने लगे। लक्ष्मी को पहले उसके पिता ने बाहर भेज दिया था और जैसे ही लक्ष्मी का चाचा वह दरवाजा खोलता है तो अजयन भागने लगता है। फिर गाँव वाले अजयन का पीछा करने लगते हैं और अजयन उसी झरने के पास पहुंचता है जहाँ पर उसके नाना कूदे थे। गाँव वाले अजयन को पत्थर मारने लगते हैं जिससे उसे बहुत चोटें आती हैं और गाँव वाले उसकी माँ के सामने ही अजयन को मार रहे थे जैसे उसकी माँ के सामने उसके बाबा को कुछ टाइम पहले मारा गया था। अजयन का पैर फिसल जाता है और वो भी उसी झरने में गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है और जैसे ही अजयन की आंख खुलती है तब वह देखता है पानी के अंदर एक सुरंग बनी हुई है। फिर थोड़ा सा अंदर जाते ही अजयन को वह असली मूर्ति दिखती है जो कि उसके नाना ने चुराई थी और जब वह मूर्ति लेकर बाहर आता है तो सुदेव उसे रोक कर कहता है कि तुम ये मूर्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन अजयन उसे मूर्ति नहीं देता और उसे बहुत मारता है और वह मूर्ति लेकर वापस अपने गाँव आ जाता है और कहता है कि ये लो, ये मेरे बेगुनाहों का सबूत है। फिर वह पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम गाँव वालों ने बहुत ही संगीन जुर्म किया है, तुमने एक लड़के को पत्थर मार के झरने में फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो सकती थी, इससे तुम्हें जेल हो सकती है और शुक्र मानो वह तुम पर कोई केस नहीं कर रहा बल्कि वह गाँव की अमानत उसे वापस लौटा रहा है जो कि बहुत साल पहले यहाँ से चोरी हो गई थी। अजयन और उसकी माँ वह असली मूर्ति मंदिर में लेकर आते हैं और उसकी वहां पर स्थापना करते हैं लेकिन अजयन वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका लक्ष्मी को खोजने के लिए चला जाता है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।